नमस्कार, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं धीरज ग्लोबल अकाउंटिंग पाठशाला की तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस फर्स्ट सेशन में, जो कि सीए फाइनल पेपर नंबर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग न्यू सिलेबस के करिकुलम के लिए एप्लीकेबल है। जी हाँ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, राइट। तो हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें या किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो एक बार पढ़ने से पहले उसे जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो करने जा रहे हैं, जो काम हम करने जा रहे हैं, एग्जैक्टली वो काम है क्या। सो व्हाट एग्जैक्टली द सब्जेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस पर्टिकुलर थिंग इन आवर टुडेस सेशन। ठीक है, तो बिना किसी देरी के, बिना आपका कीमती वक्त को जाया करते हुए मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करने की परमिशन आपसे चाहूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुभारंभ करते हैं आज के इस फर्स्ट सेशन का। जब से हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम में आए हैं तब से हमने हमारे जो बेस सब्जेक्ट है उसके बारे में जितना भी पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, हम उस सब्जेक्ट को अकाउंट्स, अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी इन नामों से जनरली कह के चलते थे कि भाई हमारे पास में जो सब्जेक्ट है वो अकाउंट्स है, या हमने कॉमर्स में अकाउंट्स ले रखा है, राइट। तो ये सडनली आप देखेंगे तो आपका जो फाउंडेशन का जो सिलेबस था, आपका जो इंटरमीडिएट या आईपीसीसी जो है, या सीए इंटर आप जिसे कहें, इन सारे बैकग्राउंड में आपने अपने इस सब्जेक्ट को, बेस सब्जेक्ट को अकाउंट्स कहा है, राइट। तो जनरली हम लोग अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग या अकाउंट्स इन सब नाम से इस सब्जेक्ट को संबोधित करके चलते हैं, लेकिन फाइनल में आने के बाद में ये सब्जेक्ट अपना जो है वो हो गया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जैसे ही हम लोग सीए फाइनल में आए वैसे इस सब्जेक्ट का नाम क्या हो गया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सब्जेक्ट क्या है, वही अकाउंट्स ही सब्जेक्ट है। बहुत सारे लोग तो इसको अकाउंट्स ही बोलते हैं, एफआर बोलते ही नहीं है, ठीक है। इवन मैं भी इसको अकाउंट्स ही कहता हूं। हम सब लोग जनरल नोमेनक्लेचर के अंदर इसको क्या कहते हैं, अकाउंट्स। बट टेक्निकली दिस इज नॉट अकाउंट्स, दिस इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, अकाउंट्स, ये जो शब्द हैं इनसे कैसे डिफरेंट है अपना ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला सब्जेक्ट। तो देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो ये सबसे पहले वर्ड मैंने यहाँ पे लिख रखा है अकाउंटेंसी। अब ये अकाउंटेंसी क्या है, फर्स्ट वर्ड अकाउंटेंसी, ठीक है। सेकंड वर्ड है अपना अकाउंटिंग, और अपना जो थर्ड वर्ड है वो है अकाउंट्स। तो तीन शब्द यहाँ पे मैंने स्क्रीन के ऊपर आपके लिख रखे हैं, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और अकाउंट्स। तो सबसे पहले इनका मीनिंग समझते हैं अपन कि अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटिंग क्या है और अकाउंट्स क्या है। देखिए, अकाउंटेंसी कोई भी सब्जेक्ट है ना, उस सब्जेक्ट को हम जब डॉक्यूमेंट कर देते हैं, उस सब्जेक्ट को डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर उसके रूल्स, प्रिंसिपल के साथ में उसको ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हम लोग अरेंज करते हैं, तो वो सब्जेक्ट बनता है, राइट। वो सब्जेक्ट अपने को एक सर्टेन ग्रामर बताता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे ही जो हम ट्रेडिशनली जितना भी अकाउंट्स हम लोग पढ़ते हुए आए हैं उसको हम अकाउंटेंसी, जिसको हिंदी में अपन लोग कहते हैं लेखा शास्त्र, लेखा शास्त्र। अब आप सोचोगे सर क्या पढ़ाने लग गए, 11th क्लास में लेके चले गए। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको सबको ये सारी बात पता है, आप सब ये बात जानते हो, तो दैट इज वेल एंड गुड, आप इसको स्किप कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं पता है तो एक बार बैकग्राउंड समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेंसी का मतलब होता है लेखा शास्त्र, यानी ये एक सब्जेक्ट है जो लेखांकन, अकाउंटिंग की प्रक्रिया को समझाता है, अकाउंटिंग प्रोसेस को समझाता है, राइट। अकाउंटिंग इज व्हाट, अकाउंटिंग, जैसे आपका अकाउंट्स में जो अकाउंट वर्ड है उसमें ING लग गया, दैट मीन्स आप नॉलेज एक्वायर करेंगे कहां से, आप नॉलेज एक्वायर करेंगे अकाउंटेंसी से। नॉलेज को अप्लाई किस में करेंगे, अकाउंटिंग में। यानी अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है और अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग प्रोसेस का जो नॉलेज है वो अपन लोग कहां से लेते हैं, अकाउंटेंसी से लेते हैं, उसको अपन अकाउंटिंग में अप्लाई करते हैं। समझ पा रहे बात आप लोग। और अकाउंट्स, अकाउंट्स का मतलब देखिए, अकाउंट्स एक सिंपल चीज होती है। अकाउंट्स का मतलब कोई टेक्निकल चीज नहीं है। जैसे आपने सुना होगा कि राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, राइट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, ये सारे जो अकाउंट्स अपन ओपन करते थे, बेसिकली खाता, लेजर जिसको अपन कहते हैं, वो होता है अकाउंट्स। तो पहला शब्द था अकाउंटेंसी, दूसरा है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखांकन,
दिस इज लेखांकन, राइट। और लास्ट में जो है तीसरा शब्द जिसका नाम है अकाउंट्स। अकाउंट्स का मतलब क्या हो गया कि आप किसी पर्टिकुलर प्रोसेस का, किसी पर्टिकुलर चीज का, किसी वस्तु का, किसी एसेट का, किसी लाइबिलिटी का, किसी इनकम और किसी एक्सपेंसेस का कोई अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं। जैसे कॉमन एग्जांपल हो गया राम श्याम, सेल्स परचेज, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स एटसेट्रा। तो ये सारे क्या हो गए अपने अकाउंट्स। तो नोमेनक्लेचर हम लोग कुछ भी यूज कर लेते हैं, बट टेक्निकली हम लोग क्या होते हैं, गलत होते हैं। जैसे अपन इस सब्जेक्ट को बोलते हैं अकाउंट्स, तो ये सब्जेक्ट अकाउंट्स नहीं है। ये सब्जेक्ट क्या है, या तो अकाउंटिंग है या अकाउंटेंसी है। लेकिन अकाउंट्स हमारा जो सब्जेक्ट है वो अपन क्या है, जनरल जो बोली भाषा है अपनी, उस भाषा में अपन इस सब्जेक्ट को अकाउंट्स कहते हैं। अब इतनी सारी बात मैंने आपको इसलिए बताई कि अपने को एट द एंड इस सब्जेक्ट पे आना है, विच इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, राइट। सो अकाउंट्स क्या है, अकाउंटिंग का पार्ट है। अकाउंट्स बेसिकली क्या है, अकाउंटिंग का ही पार्ट है। तो यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बात ये है कि जैसे सपोज कीजिए आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, राइट। आप क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले आपको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, आपको जर्नल प्रिपेयर करना पड़ता है, राइट। उसके बाद में आपको लेजर्स पोस्टिंग करनी पड़ती है, राइट। अब लेजर्स के अंदर कुछ लोग सब्सिडरी लेजर्स भी रखते हैं, सब्सिडरी बुक्स भी मेंटेन करते हैं, जैसे जनरल, प्रॉपर, सेल्स बुक, परचेज बुक एटसेट्रा, कैटेगराइजेशन ऑफ जनरल बेसिकली। तो ये जो है, एक तो अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट करना, राइट। अकाउंट्स में एंट्री को पोस्ट करना, देन एंट्री पोस्ट करने के बाद में उसको लेजर के अंदर उसकी लेजर पोस्टिंग करनी, या तो सब्सिडरी बुक्स के अंदर या लेजर के अंदर उस पर्टिकुलर एंट्री को हम क्या कर देते हैं, पोस्टिंग कर देते हैं। एंड देन बाद में अपन क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में ऑल लेजर्स, जितने भी अपने लेजर्स होते हैं उसका क्या कर लेते हैं अपन, एक लिस्ट बना लेते हैं। तो ट्रायल बैलेंस को कुछ लोग लिस्ट ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये लिस्ट ऑफ अकाउंट्स जो है ट्रायल बैलेंस बन जाता है। अच्छा, ट्रायल बैलेंस के बाद में जो मेन स्टेज आती है वो क्या होती है, ट्रायल बैलेंस के बाद में ही जो मेन स्टेज है वो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की स्टेज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, ये तो आप भली भांति जानते हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, राइट। आप सब लोगों ने पढ़े हैं, जो लोग इंटर पास करके आए हैं उन्होंने चैप्टर भी पढ़ा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ब्रांच, डिपार्टमेंट, प्रोप्राइटरी कंसर्न्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपका लीगल एंटिटी का स्ट्रक्चर कोई भी हो, ट्रायल बैलेंस के बाद में हम लोग जिस स्टेज पे आगे बढ़ते हैं वो बेसिकली क्या होता है, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो स्टेज है, यहाँ पे मैं प्रोप्राइटरशिप की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं आपके पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं कर रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, ये जो अपनी नेक्स्ट जो स्टेज है आफ्टर ट्रायल बैलेंस वाली जो स्टेज है, यहां पर अपने को ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। एक तो क्या होता है कि जो अपने लिस्ट ऑफ अकाउंट्स है, लेजर्स जो हैं, उनको बस इनको आप क्या कीजिए, इनकम और एक्सपेंसेस में, एसेट्स और लाइबिलिटीज में कैटेगराइज कर दीजिए। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो इनकम एक्सपेंसेस से आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L बन जाएगा, एसेट्स लाइबिलिटीज से आपका क्या बन जाएगा, बैलेंस शीट। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L आपको प्रॉफिटेबिलिटी का पोजीशन शो करेगा, और एसेट्स लाइबिलिटीज का स्टेटमेंट जो है वो आपको आपकी बिजनेस की इकोनॉमिक पोजीशन को शो करेगा, राइट। तो ऐसा काम अपन करते हैं। तो देखो ट्रेडिशनली क्या था कि ये लास्ट तक ये जितनी भी स्टेज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक बनाना, ये जितना भी आपका पूरा जो आप स्केल देख रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जर्नल
टिल वी मेक आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये पूरा का पूरा एक ही सब्जेक्ट था, अकाउंट्स, अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी, आप जो भी नोमेनक्लेचर से इसको बोलना चाहें, बेसिकली ये अकाउंटेंसी ही था। धीरे 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 क्या हुआ, जैसे समय इवॉल्व होता गया, जैसे टाइम ग्रेजुअली फेज आउट होता गया, टाइम बढ़ता गया, इकोनॉमी बढ़ती गई, ट्रांजेक्शन करने के स्ट्रक्चर चेंज होते गए, राइट। जैसे आप देखें, अगर अपनी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की हिस्ट्री है, वो बेसिकली क्या है कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट जो है वो महाभारत के टाइम से चलता आ रहा है। भगवान गणेश ने इस सब्जेक्ट की जो है वो रचना करी थी। उन्होंने सबसे पहले खाता बही में हिसाब किताब को, लेन देन को मेंटेन करने का प्रोसेस बनाया था। और हम लोग किताबों में पढ़ते हैं कि भाई हाँ, अपने जो अकाउंटेंसी है उसके जनक जो है, वो फाउंडर जो है, वो क्या है, लुकास पेसियोली जो है, राइट। वो आपने सीपीटी में, फाउंडेशन में डेफिनेटली ये सब बातें पढ़ रखी होगी। बिल्कुल डेफिनेटली ये जो इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंट्स है वो वहीं से उठ के आया है, हम लोग वही पढ़ रहे हैं, बेस्ड ऑन डेबिट एंड क्रेडिट, जिसको हिंदी में नाम और जमा, ठीक है, ये कहते हैं अपन। एनीवे, ये सारी बातें को सेट असाइड करते हुए अपन टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो बात ये है कि ये सारा प्रोसेस जो था, स्टार्टिंग फ्रॉम जर्नल टिल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सारा का सारा एक ही चीज में कवर होता है, अकाउंटेंसी के अंदर। अब क्या हुआ कि ट्रायल बैलेंस तक ये जितना भी काम होता है ना, ट्रायल बैलेंस तक ये सारा जो काम हो रहा है, ट्रायल बैलेंस तक ये सारा जो काम हो रहा है, इसे कुछ लोग बुक कीपिंग भी कहते हैं, कि मेरा ये बेसिकली क्या है, बुक कीपिंग है, राइट। क्योंकि यहां तक हम लोग बुक्स को मेंटेन करते हैं। अब ये हो गया कि जैसे ही आपका ट्रायल बैलेंस बन गया, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद में ये वाला जो स्टेज होता है आपका, इस स्टेज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सिर्फ इनकम एक्सपेंसेस और एसेट्स लायबिलिटीज कैटेगराइजेशन नहीं, बल्कि इनका मोर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कि आपने थ्रू आउट द ईयर अपने बिजनेस में क्या किया है, राइट। इन सारी बातों का एक नोट बनाकर, पर्टिकुलर नोट में उस चीज को अपने को एड्रेस करना पड़ता है। जैसे कि सपोज करो आपको शेयर कैपिटल को अपने बैलेंस शीट में शो करना है, राइट। तो जब आप अपने शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में शो करेंगे तो वहां पे क्या होगा कि आप शेयर कैपिटल दिखाएंगे कि भाई शेयर कैपिटल कितना है, ऑथोराइज्ड कितना है, इसमें इक्विटी कितना है, इसमें प्रेफरेंस कितना है, बराबर। फिर देयर आर लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के तहत अपने को आती है कि हाँ ये चीज अपने को और एक्स्ट्रा शो करनी होती है नोट्स के अंदर, हाँ ये चीज शो करना होता है, ऐसे लोगों के नाम को शो करना होता है जिनके पास में 5% से ज्यादा शेयर्स हैं, आपके शेयर कैपिटल के स्ट्रक्चर को आपको शो करना होता है, आपको मूवमेंट बताना होता है कि ओपनिंग शेयर कैपिटल से लेके क्लोजिंग शेयर कैपिटल तक आपका ये जो जितना भी गैप आया है शेयर कैपिटल में, ये किस वजह से आया है, बेसिकली इसका रिकंसिलेशन आपको देना पड़ता है। तो कहने का मतलब एक ही चीज, शेयर कैपिटल है, सिंपल सी बात है, आपकी बैलेंस शीट तो मैच करेगी जब आप अपनी पेड अप शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में एज इट इज रख देंगे और आपका सारे के सारे एसेट्स लायबिलिटीज एज इट इज बैलेंस शीट में रख देंगे, तो वो मैच तो तब भी करेगी। सो दिस इज नॉट सिंपली कि आप लिस्ट ऑफ अकाउंट्स को बैलेंस शीट में कैटेगराइज कर दीजिए और उसको बैलेंस शीट को मैच कर दीजिए, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है अकाउंट्स का। अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपने जो बिजनेस किया है वो बिजनेस का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जो रिजल्ट है पूरे साल भर का, वो साल भर का रिजल्ट आप अपने स्टेक होल्डर्स को इंटीमेट करें, राइट। अब ये स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं भाई? देखो, प्रोप्राइटरशिप में कोई स्टेक होल्डर नहीं है क्योंकि मेरा ही पैसा लगा हुआ है, इंडिविजुअल में मेरा ही पैसा लगा हुआ है, पार्टनर्स के अंदर हम लोग कुछ मिलके लोग पार्टनरशिप बना रहे हैं, अनटिल अनलेस वो एलएलपी रजिस्टर्ड नहीं है कंपनी के अंदर, तो वो भी हमको किसी दूसरे लोगों को उसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी है। बट एज फार एज द कॉर्पोरेट कंपनीज आर कंसर्न, यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूं, मैंने कहा था अपना पूरा सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट कंपनीज के ऊपर बेस्ड है। हम लोग यहाँ पे फाइनल लेवल पर आने के बाद में इंडिविजुअल लोगों की बातें नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द कॉर्पोरेट्स, कॉर्पोरेट एंटिटीज। तो ये कॉर्पोरेट एंटिटीज जो है जहां पर पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, किसका पैसा लगा हुआ है? पब्लिक का पैसा। अगर पब्लिक इसके अंदर ये जो कंपनीज हैं वो
अगर लिस्टेड कंपनीज है तब तो और भी क्रिटिकल ज्यादा हो जाएगी सिचुएशन, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज के अंदर तो आम जनता का पैसा लगा हुआ है, राइट। और आपकी घर घर की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, तो उस कंपनी के अंदर कुछ सर्टेन लोगों का पैसा लगा हुआ है। बट एट द एंड आप अगर कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, राइट, तो भारत में आपको अपनी एंटिटी को रजिस्टर कराना पड़ेगा एमसीए के अंदर, राइट। आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना पड़ेगा कंसर्न्ड आरओसी से, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, राइट। तो जब आपका लीगल एंटिटी स्ट्रक्चर, राइट, पिक्चर में आएगा, एग्जिस्टेंस में आएगा, तब आपको क्या करना पड़ता है कि आपके ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो सिर्फ आपको अपने डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए थे, अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ आपको अपने डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं, बल्कि आपको स्टेक होल्डर्स को इंटीमेट करने के लिए बनाने पड़ेंगे। भाई ये क्या बात होती है, स्टेक होल्डर्स को क्यों इंटीमेट करें? क्योंकि स्टेक होल्डर्स का पैसा आपके बिजनेस में लगा हुआ है कि नहीं। गवर्नमेंट को आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने होते हैं बिकॉज ऑफ टैक्सेशन इश्यूज। आपको कंसर्न्ड आरओसी के अंदर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करने पड़ते हैं, आपको अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाना पड़ता है। तो देयर आर लॉट ऑफ लीगल एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस फेज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फेज में बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आ गए हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन कैसा हो, है ना, किसी पर्टिकुलर चीज को अपन बैलेंस शीट में दिखाएं तो कैसे दिखाएं। अपना बैंक में अगर बैलेंस है, राइट, आपका सपोज करो पैसा बैंक में लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको आप क्या कहते हैं? बैंक बैलेंस कहते हैं। तो बैलेंस शीट में ऐसा नहीं कि बस उसको बैंक बैलेंस में शो करना, उसको ये देखना कि कितना पैसा विद इन 12 मंथ्स रियलाइजेबल है, कितना पैसा डिपॉजिट्स में ब्लॉक हो गया है जो मोर देन 12 मंथ्स में रियलाइजेबल है, राइट। यानी कितना पैसा आपका करंट है, कितना पैसा नॉन करंट है। जैसे सपोज करो आपने डेटर्स को माल बेच दिया, तो डेटर से जो आपको रिकवरी आनी है, कितनी रिकवरी तो आपको करंट पीरियड में आनी है, कितनी रिकवरी आपको नॉन करंट पीरियड में आनी है। बहुत सारे ये सब इश्यूज जो हैं वो आकर सिर्फ इस फेज के अंदर बैठ गए। कौन से वाले फेज में? इस येलो फेज के अंदर, ठीक है। तो पुराने वाले का कलर अभी चेंज कर देता हूं। ये वाला जो फेज है अपना, ये इस फेज में बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स आ गए। तो जो ग्रेजुअली मैं आपको बता रहा था, जो इस सब्जेक्ट का जो डेवलपमेंट हुआ है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो डेवलपमेंट हुआ है, अकाउंट्स में जो डेवलपमेंट हुआ है, वो यहां पे हुआ है कि अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे बेटर बनाएं कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, कि कोई लेमैन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के पढ़े तो उसे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आए। तो यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाकर उनको स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाना, दिस फेज इज नोन एज रिपोर्टिंग फेज। ये आपका जो फेज है ये बेसिकली आपका रिपोर्टिंग फेज कहलाता है। क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग फेज। अब ये रिपोर्टिंग फेज क्या है? रिपोर्टिंग फेज इज नथिंग बट प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू द स्टेक होल्डर्स। यानी आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर अपने स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाएं, उनको रिपोर्ट करें कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पूरे साल भर का जो परफॉर्मेंस है वो किस प्रकार से रहा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन क्या रही, आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या रही, राइट। तो ये जो रिपोर्टिंग फेज है, ये रिपोर्टिंग फेज बहुत बहुत डेवलप हो चुका है आज के समय में कि रिपोर्टिंग फेज की रेगुलरिटीज जो है, लीगल रिक्वायरमेंट्स जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इस केवल इतने फेज के लिए हमारे पास एक सब्जेक्ट तैयार हो गया है जिसका नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज बेसिकली द स्टेज आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, राइट। अगर प्राइमा फेसी मैं कहूं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है ट्रायल बैलेंस बन जाने के बाद जो भी आप काम कर रहे हैं, दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, राइट। लेकिन ट्रायल बैलेंस बनने के पहले जो काम आप कर रहे हैं वो आपकी अकाउंटिंग है, नॉर्मल अकाउंटिंग है। तो क्या सर हम पूरे ही सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग पढ़ेंगे? द आंसर इज नो। पूरे सिलेबस में हम सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं पढ़ेंगे। हाँ, ऑलमोस्ट अपना सिलेबस जो है वो रिपोर्टिंग ओरिएंटेड ही है, लेकिन देयर आर सम अकाउंटिंग गाइडेंस आल्सो गिवन इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, राइट। तो रिपोर्टिंग फेज पे अपना फोकस रहेगा मेन प्राइमरीली
इंपॉर्टेंस जो है वो अपन इसी सब्जेक्ट इसी एरिया को देंगे, इसी पर्टिकुलर पॉइंट को देंगे, इसी रिपोर्टिंग फेज को ध्यान में रखते हुए हम सारे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, अकाउंटिंग को पढ़ेंगे कि अपने को उस पर्टिकुलर चीज की अकाउंटिंग कैसे करनी है। वैसे तो इस सब्जेक्ट का जो पूरा गाइडेंस है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है और रिपोर्टिंग से रिलेटेड है, बट हाँ कुछ चीजें ऐसी है कि जहां पर आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट ये भी सिखाएगा कि इस चीज की अकाउंटिंग कैसे करनी चाहिए, है ना। तो एक तो होता है अकाउंटिंग और दूसरा होता है रिपोर्टिंग। तो दोनों में डिफरेंस अब आपको समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग का मतलब तो क्या है कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। रिपोर्टिंग का मतलब ये नहीं है कि डेबिट क्रेडिट किसको करना है। रिपोर्टिंग का मतलब तो ये है कि जो आपके अकाउंट्स प्रिपेयर हुए हैं, आपके जो अकाउंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं, इन्हें प्रेजेंट कैसे करना है, इसको प्रेजेंट कैसे करना है, दैट इज व्हाट द रिपोर्टिंग इज, राइट। तो अब यहां पर सबसे पहले जो मैं आपको रिपोर्टिंग के बारे में तो ऑलरेडी मैं आपको समझा ही दिया हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, हम सब जानते हैं। ये डिस्कशन एक बार कर लिया ताकि अपने को एक बार सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट का एक एरिया जो है जो अपना खुल जाए ताकि अपन उस एरिया उस जोन के अंदर एंटर कर पाए। तो अब इस सब्जेक्ट में जाने के पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस सब्जेक्ट में बेसिकली है क्या। तो देखो सिंपल सी बात बताता हूं मैं आपको, अकाउंटिंग सब जानते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूं कि बताइए सेल्स की एंट्री क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर डेफिनेटली अगर कैश सेल्स है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और अगर क्रेडिट सेल्स है तो कंसर्न डेटर्स को अपन डेबिट करके सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। फिर मैं आपको अगर पूछूंगा परचेज की एंट्री क्या होगी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एसेट्स को खरीदने की एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स को पे करने की एंट्री क्या होगी, राइट। तो दिस इज नॉट द सब्जेक्ट इज कि हमको यहाँ पर ये सारी एंट्री समझनी है। अब आपको मैं एक बात कहूं कि अगर आपको जितना सिंपल ये जो मैं आपको बोल रहा हूं लग रहा है कि सर जब से स्टार्ट किए हैं लेक्चर तब से 11वीं क्लास की बातें बता रहे हैं, तो लीजिए मैं आपके सामने अब एक फर्स्ट एग्जांपल प्रेजेंट करने जा रहा हूं। अगर आपको ये आता हो तो बताना जरा, हालांकि मुझे सुनेगा तो नहीं आप क्या बताएंगे, बट फिर भी देखते हैं। चलो बताओ। अच्छा, आप सब लोगों के पास में कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या कोई पेटीएम जैसा मनी, पेटीएम मनी का ऐप या फोन पे, समझ रहे हो ना, अमेजोन या फ्लिपकार्ट, ये सब साइट्स आप डेफिनेटली यूज करते होंगे या इनके इंस्ट्रूमेंट्स आप डेफिनेटली यूज करते होंगे, है कि नहीं। तो बताना जरा कि अगर आपको कंसर्न्ड इंटरनेट बैंकिंग पे या कंसर्न्ड डेबिट कार्ड पे, क्रेडिट कार्ड पे अगर कोई शॉपिंग करी और शॉपिंग करने पे आपको कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स मिले, कैशबैक, पेटीएम पे जैसे जनरली क्या होता है कैशबैक मिलता है, राइट। बैंक अपने कस्टमर को क्या करता है, एक लॉयल्टी पॉइंट्स देता है कि भाई ये लो तुम्हारे कार्ड के अंदर इतने की शॉपिंग करोगे ना तो तुमको इतने पॉइंट्स मिल जाएंगे और फिर तुम उन पॉइंट्स को क्या कर पाओगे, बाद में रिडीम कर पाओगे, है ना। तो ऐसा आपने डेफिनेटली सोचा होगा, कभी देखा होगा, सुना होगा। और ऐसा तो है नहीं कि इंटरनेट बैंकिंग और ये ई कॉमर्स का जो यूज है हम लोग अभी करने लगे हैं, तो बहुत पहले से चलता आ रहा है कि नहीं। हम बहुत शायद हम लोग समझदार हो ही गए थे उस समय, ये इंटरनेट बैंकिंग आ चुकी थी, ये ई कॉमर्स साइट्स आ चुके थे जिनका यूज करना हम लोगों ने काफी पहले स्टार्ट कर दिया है। सो नाउ माय क्वेश्चन इज टू यू कि बताओ, आपने जैसे कहा कि सर सेल्स की एंट्री तो ये होगी, परचेज की एंट्री ये होगी, उसको पे करने का एंट्री ये होगा। मैं आपको कहता हूं आप किसी दुकान पे गए, आपने सेल्स करी, ठीक है, या आपने परचेज करी किसी भी पर्टिकुलर आइटम की और आपको उसके ऊपर कैशबैक मिल गया, आपको अपने कार्ड के ऊपर कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स मिल गए, समझ पा रहे बात आप। आपको कुछ ऐसे ऑफर्स मिल गए जिनके बारे में आपने पहले कभी अकाउंटिंग नहीं करी थी लेकिन सुना बहुत पहले था। अब मैं आपको इन सब चीजों की अकाउंटिंग करने के लिए बोलूं तो भले ही चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, एक बार आपका दिमाग रुक जाएगा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसका आंसर नहीं दे पाते, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, मैं कहता ही आपको ये नहीं कह रहा कि आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, लेकिन आपका दिमाग एक बार रुक जाएगा क्योंकि जिन चीजों को हम देखते हुए आ रहे हैं, हमेशा 11th क्लास में हम यही पढ़े हैं ना, राम से माल खरीदा, शाम को माल बेचा, फलाने को माल खरीदा, फलाने को माल बेचा, यही सब पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमने कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं कि भाई हमने शॉपिंग करी, उसका कैशबैक अपने को मिल गया, है ना। हमने ये पर्टिकुलर डेबिट कार्ड पे ट्रांजैक्शन किया, उसके ऊपर अपने को पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। वो पॉइंट्स
एक्सपायर हो जाएंगे तब तो ठीक है, अगर एक्सपायर नहीं हुए तो हम उन पॉइंट को रिडीम करके फिर से शॉपिंग कर सकते हैं। तो क्या वो पॉइंट्स कैश के बराबर है? क्या वो पॉइंट्स बैंक बैलेंस के बराबर है? क्या वो पॉइंट बेसिकली है? क्या वो पॉइंट क्या क्या डिस्काउंट है? क्या कंपनी के लिए क्या चीज है? वो कोई प्रमोशनल एक्सपेंसेस है? सो बहुत सारी चीज हो गई यहां पर, आपके दिमाग में आ गई कि पता नहीं अब ये होगा क्या। तो अब यहां पर अब आपको जरूरी है कि किसी एक पर्टिकुलर गाइडेंस का होना, किसी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का होना, राइट। जैसे आपने आईपीसीसी के अंदर बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं, राइट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव होता है, राइट। जैसे हम लोग कोई भी अकाउंटिंग एंट्री पास करते हैं, तो हम अकाउंटिंग एंट्री पास करते हैं तो जरूरी नहीं हर एक अकाउंटिंग एंट्री के पीछे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, है कि नहीं। जैसे हमने कोई भी अकाउंटिंग एंट्री पास करी, जैसे हमने बिजनेस स्टार्ट किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रोप्राइटर कैपिटल, या बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ऐसी एंट्रीज बहुत सारी होती है। तो ये सारी एंट्रीज को हम जब अकाउंट्स में पास करते हैं, तो क्या इन एंट्री का कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? जरूरी नहीं कि सारी एंट्री के पीछे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब ही क्या है कि अकाउंटिंग को स्टैंडर्डाइज करना, एज सिंपल एज दैट। कोई डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली क्या होता है? कुछ नहीं होता। सिर्फ क्या होता है? अकाउंटिंग को स्टैंडर्डाइज करने का कोई डॉक्यूमेंट, राइट। जो डॉक्यूमेंट कोई ऑथराइज्ड या कोई अथॉरिटेटिव बॉडी अपने देश का उसको इशू करता है और हम सब उसको मान लेते हैं, वही तो क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। तो जैसे आपने आईपीसीसी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े थे, अपार्ट फ्रॉम योर सम प्रैक्टिकल चैप्टर्स, कुछ लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को थियोरेटिकल कैटेगरी में रखते थे। तो उन लोगों को बता देना चाहूंगा मैं कि आईपीसीसी में आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 to 25 मार्क्स की रेंज में या 30 मार्क्स की रेंज में मैक्सिमम इतने पूछे जाते थे। बाकी 70 मार्क्स का पेपर जो होता था वो प्रैक्टिकल चैप्टर से होता था, है कि नहीं। तो अगर आप ऐसी सोच रखेंगे तो फिर तो अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो सब्जेक्ट है वो तो पूरा ही थियरी सब्जेक्ट है, वो तो प्रैक्टिकल है ही नहीं फिर। क्योंकि इस सब्जेक्ट में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अलावा कुछ और पढ़ना ही नहीं है। कुछ रेजिडुअल टॉपिक जरूर है, 2-3 इक्के दुक्के, वो एग्जाम में आते भी है, नहीं भी आते, उनकी कोई गारंटी नहीं है, और आएंगे तो मुश्किल से 5-10 नंबर के आएंगे। तो फिर भी आप समझिए कि 90% प्लस या मोर देन 90% का सिलेबस जो है अपना, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओरिएंटेड है। सो मीन्स आप सब लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की खासियत यही है कि सिर्फ वो अकाउंटेंट नहीं है, उसे इन सब स्टैंडर्ड्स का नॉलेज है, उसे तरह तरह के लॉ का नॉलेज है, उसे तरह तरह के टैक्सेशन जो है स्टैट्यूट्स उनका नॉलेज है, बहुत सारे इंटीग्रेटेड नॉलेज के साथ में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट तैयार होता है। तो आपकी इस चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की जर्नी में मैं आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये जो सब्जेक्ट है उसमें मैं आपको हेल्प करूंगा, और ये सब्जेक्ट में आप सब लोग मेरा पूरा विश्वास है कि ये स्टैंडर्ड्स जो हैं, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, वो आपको मैं मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं आपको मेरा संपूर्ण 100% देकर आपको ये सारी बातें समझाता हूं। तो मैं आपको बस यही बता रहा था कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो, ये जो सब्जेक्ट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड है, यानी किसी गाइडेंस से स्टैंडर्डाइज्ड है ये जो फेज आपका जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, राइट। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन अब आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि हमारे देश में आईएफआरएस आ गए, हमारे देश में इंड एएस आ गए, है कि नहीं। कुछ लोग तो जानते भी होंगे कि आईएफआरएस क्या होते हैं, कुछ लोग ये भी जानते होंगे कि इंड एएस क्या होते हैं, है कि नहीं। तो यहां पर अब मैं जो नेक्स्ट अपना डिस्कशन स्टार्ट करने वाला हूं वो अपना डिस्कशन होगा गैप, विच इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हर एक कंट्री का अपना अपना एक लोकल गैप होता है जिसके माध्यम से उस कंट्री का अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो गवर्न होता है। जैसे हमारे इंडिया में गैप क्या है, ठीक है। अगर आपको पहले पूछा जाए कि गैप क्या है तो आप बोलते थे कि हाँ सर, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बट एक्चुअल में गैप होता क्या है? गैप कंसिस्ट ऑफ व्हाट, मतलब गैप में क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहले गैप में सबसे पहले जो चीज होती है वो होती है उस देश का अकाउंटिंग फ्रेमवर्क।
accounting framework for preparation and presentation of फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए हमारे देश का जो लोकल फ्रेमवर्क है वो बेसिकली क्या चीज है ना। तो समझ लीजिए कि ये आपके अकाउंट्स की एक डिक्शनरी हो गई जहां पे हर एक चीज डिफाइन की गई होती है कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या होते हैं, इनकम क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट्स क्या होता है। ये सारी बातें आपने फाउंडेशन इंटरमीडिएट में काफी बार पढ़ रखी है। तो जनरली फ्रेमवर्क में चीजें डिफाइन होती है, राइट। तो मैं आपको बताऊं, ये सारा जो गैप जो हम सीख रहे हैं वो अभी अपन इंडियन पर्सपेक्टिव से सीख रहे हैं। इंडिया में अभी दो गैप चल रहे हैं राइट नाउ। इंडिया में जो है गैप जो है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो दो हैं। एक तो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड, ठीक है। दूसरा है अपना इंड एएस बेस्ड। एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड है और दूसरा क्या है, इंड एएस बेस्ड। तो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ये इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है भाई, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम के आगे लगा दिया IND, दैट इज नोन एज इंड, तो इंड एएस, राइट। तो ऐसे कोई गवर्नमेंट को मजा नहीं आ रहा है ये सब नाम वाम चेंज करने में। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पुराना नाम है और नया नाम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एएस जो है वो क्यों है, राइट। तो हमारा सब्जेक्ट ही यही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो सब्जेक्ट है वो तो हम IPCC में पढ़कर आ चुके हैं, राइट। तो जो लोग इंटरमीडिएट मुझसे लाइव पढ़े हुए हैं वहां पे मैं आपको फर्स्ट क्लास में जनरली यही सब बातें बताता हूँ कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। तो वहां पे हम लोग ये भी डिस्कस कर रहे थे कि IPCC का पूरा करिकुलम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड है, लेकिन फाइनल का पूरा करिकुलम जो है वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड है। तो फाइनल में अपने को यही पढ़ना है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जितने भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं अपार्ट फ्रॉम वो जो अपने सिलेबस में नहीं है उनको छोड़कर सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमको अपने करिकुलम में पढ़ने हैं। तो ऐसा भी कोई स्टैंडर्ड है जो अपने सिलेबस में नहीं है, हाँ एक आधे हैं, ज्यादा नहीं। मतलब देयर आर सम सर्टेन एक्सक्लूजन्स इन आवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अपने को सिलेबस में नहीं पढ़ने, वो ज्यादा नहीं है। सिर्फ 2 से 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो अभी तक कुछ तो फॉर्मुलेट ही नहीं हुए हैं, कुछ फॉर्मुलेट हुए तो वो एप्लीकेबल नहीं हुए हैं। तो मोरलेस अपने को सारे ही इंड एएस समझ लीजिए कि आपको 100% इंड एएस फाइनल के सिलेबस में पढ़ने हैं। अब मैंने कहा था कि किसी भी चीज को पढ़ने के पहले जानना जरूरी है, तो आपने जाना कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है। बोले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरह से बेटर वे में प्रेजेंट किया जाए, किसको, स्टेक होल्डर्स को प्रेजेंट किया जाए ताकि वो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अपने डिसीजंस निकाल सके। वैसे ही इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जैसे मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग को वो क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं। हर एक चीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत आवश्यकता नहीं होती। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की आवश्यकता वहां होती है जहां देयर आर लॉट ऑफ इरेगुलरिटीज आर इन्वॉल्व्ड। जैसे अगर मैं आपको ये कहूं कि आपको 10 रुपए में एक पर्टिकुलर कमोडिटी परचेज करते हैं आप, आपको वो 10 रुपए में मिलती है। तो अगर आप उसकी 10 क्वांटिटी परचेज करें तो आपको 10 into 10 दैट इज 100 रुपीज ना देकर 90 रुपीज देना पड़ेगा। अब आप सेम लैंग्वेज को आप देखिए कैसे किस प्रकार से बोलेंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमें 10 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि सर हमें 10 रुपए का डिस्काउंट नहीं, हमें एक पेंसिल या एक कमोडिटी या एक पेन आपने जो भी खरीदा होगा वो फ्री में मिल गया। अब बात तो दोनों सेम है ना कि भाई आपने 10 मल्टीप्लाई बाई 10 दैट इज 100 रुपीज का सामान 90 में खरीदा। तो आप ये समझ लीजिए कि हर एक कमोडिटी की कॉस्ट हो गई 9 रुपीज पर यूनिट। लेकिन अगर मैं इस लैंग्वेज को ऐसे बोलूं कि नहीं, आपकी 9 कमोडिटीज की कॉस्ट तो 10 रुपीज है, 9 into 10 दैट इज 90 रुपीज। लेकिन एक कमोडिटी जो क्या है वो क्या है, उसके अंदर फ्री है। तो अब यहां पर आप सब लोग सोच रहे होंगे कि हाँ कि दोनों ही लैंग्वेज सही है। अब दोनों में से आपकी जो लैंग्वेज
क्वांटिटी डिस्काउंट वाली है, राइट, या प्राइस डिस्काउंट वाली है, ये तय करना मुश्किल हो गया ना अब। तो अभी डिपेंड करेगा कि आपका ट्रांजैक्शन का, कॉन्ट्रैक्ट का, जो कस्टमर के साथ में आपका कॉन्ट्रैक्ट था वो किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट था, आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, आपका माइंडसेट क्या था। तो इसके ऊपर भी एक स्टैंडर्ड है, वो जिस स्टैंडर्ड में ये सारी बातें जो है अपन लोग सीख कर चलेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि स्टैंडर्डाइजेशन का जरूरत वहां होता है जहां पे देर आर लॉट ऑफ अकाउंटिंग व्यूज आर इन्वॉल्व, और हो सकता है कि आप कोई चीज वो क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो, कोई पर्टिकुलर चीज क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो। अब जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। मान लो आप आईआरसीटीसी पे अपनी एक टिकट बुक करते हैं, है कि नहीं? तो आप टिकट बुक तो अभी एडवांस भी करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि मेरे को कल जाना है मैं आज ही बुक कर लूंगा। और तत्काल में होती है, नहीं भी होती है, प्रीमियम तत्काल में भी रिस्क रहता है। मान लो आपको अगर सेफर साइड अपना जर्नी जो है वो सर्टन करना है कि मुझे इस दिन जाना है, तो आप क्या करते हैं, एडवांस में बुकिंग कराते हैं। अब आपने क्या कभी सोचा है कि आईआरसीटीसी कंपनी वो आपसे जो पैसा लेती है, राइट, टिकट बुकिंग के लिए, उसकी रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करती होगी? समझ पा रहे बात आप लोग? जैसे आपने तो भाई सीधी सी ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस को उसी दिन डेबिट कर दिया जिस दिन आपने एडवांस में बुक किया, ठीक है। लेकिन क्या आईआरसीटीसी कंपनी भी उसी दिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेती है क्या? उसको वो सेल्स ऑफ सर्विस मान लेती है उस दिन, राइट? अब आप सोचिए कि आपकी सपोज करो जर्नी है जम्मू कश्मीर से नीचे कन्याकुमारी तक, राइट, पूरा का पूरा भारत आपने अपनी जर्नी के अंदर कवर कर लिया। तो आपको सपोज करो आपकी ट्रेन को 2 से 3 दिन लगेंगे वहां तक पहुंचते पहुंचते। तो क्या आईआरसीटीसी कंपनी वो रेवेन्यू को आज के दिन एडवांस माने? और अगर उसको वो रिकॉग्नाइज करे तो वो कैसे रिकॉग्नाइज करेगी? मतलब कि सपोज करो कि 3 दिन लगेंगे आपकी जर्नी को कंप्लीट होते होते, तो क्या वो अपनी रेवेन्यू को आज ही बुक कर ले या उन 3 दिनों में बुक करे जिन दिनों में आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, या ट्रेवलिंग खत्म होने के बाद में बुक करे? तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में अब समझ में आ रहे होंगे कि हाँ, कुछ एक ऐसे एरियाज हैं जहां पे बहुत सारे लोगों के अलग अलग व्यूज हो सकते हैं। तो अब अकाउंट्स के अंदर हर लोग के व्यू को तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना, देयर हैज टू बी सम स्टैंडर्डाइजेशन। कहीं ना कहीं तो अपने को एक मत होना पड़ेगा, है कि नहीं? तो जब अपने को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा अकाउंटिंग सिस्टम, उसी के लिए अपने को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है। और ट्रेडिशनली ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम इंडिया में अपने कंट्री के खुद बनाते थे, राइट? तो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता था? तो आप बोलोगे सर सबको ही पता है, ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो एक ही है, अपना प्राइम इंस्टीट्यूट, अपनी मदर बॉडी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीएआई। यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं ये, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली कौन बनाता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। भले ही चाहे वो पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, चाहे ये नए वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, दोनों ही स्टैंडर्ड्स को कौन बनाता है? आईसीएआई ही फॉर्मुलेट करता है। नाउ क्या जरूरत पड़ी पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर शिफ्ट होने की? क्या जरूरत पड़ गई अपने को? तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, आप इन दिनों देख रहे हैं कि बहुत ही एफडीआई जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, वो इंडिया में काफी क्वांटम में आ रहा है। ग्लोबलाइजेशन का जमाना है कि हम जो कंट्री की जो बाउंड्रीज है वो क्रॉस कर कर हम मल्टीनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, मल्टीनेशनल मार्केट में अपना कॉमर्स जो है वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं, अपने इंडस्ट्रीज जो है वो लोग अपन लोग एस्टैब्लिश कर रहे हैं। बाहर वाले इंडिया में अपनी बिजनेस को सेटअप कर रहे हैं, इंडिया वाले बाहर जाकर अपने बिजनेस को सेटअप कर रहे हैं। तो एक ग्लोबलाइजेशन का स्पिरिट जो है वो आ चुका है। अब आप जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के इस जमाने के अंदर आप अगर हर कंट्री के लॉज एंड रेगुलेशन जब अलग अलग होंगे तो बिजनेस में एक बैरियर आता है। बैरियर क्या आता है कि भाई मुझे किसी पर्टिकुलर कंट्री में जाना है, राइट? तो मुझे अगर किसी कंट्री में जाना है तो बिजनेस तो मैं डेफिनेटली कर लूंगा, लेकिन बिजनेस करने के लिए मेरे को उस कंपनी के लॉ को कंप्लाई करना पड़ेगा, मेरे को उस कंपनी के अकाउंटिंग सिस्टम का कंप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जिस भी कंट्री के अंदर जाऊंगा उस कंट्री के अंदर मेरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट उस कंट्री के प्रति हो जाएगी,
राइट। अगर आप सोचो कोई कंपनी इंडिया में आके रजिस्टर्ड होता है तो क्या इंडियन गवर्नमेंट उससे टैक्स नहीं लेती? क्या उस कंपनी को अपने अकाउंट्स नहीं बनाने पड़ते? तो अब बताओ वो कंपनी अपने अकाउंट्स कैसे बनाता होगा? इंडिया के सिस्टम से। वैसे ही हम लोग अगर बाहर जाएंगे तो हमको अकाउंट्स कैसे बनाने पड़ेंगे? वही फॉरेन कंट्री के अकाउंटिंग सिस्टम के बेस पर। तो अगर सपोज करो अक्रॉस द ग्लोब ये सिस्टम अगर हर कंट्री का नया होगा, अलग अलग होगा, तो उतना ही दिक्कत, उतनी ही डिफिकल्टीज हमको सामना करनी पड़ेगी कि भाई अकाउंटिंग सिस्टम हर कंट्री का नया नया है, हर कंट्री में जाके अपने को नए नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीखने पड़ेंगे, नए अकाउंटिंग प्रोसेस सीखने पड़ेंगे। बराबर। अब नया अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है? भाई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर एंट्री हम कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते हैं तो भाई फॉरेन कंट्री में गए तो उधर वो लोग उल्टी एंट्री पास करते हैं सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश। नहीं, ऐसा नहीं है। फंडामेंटली डेविएट नहीं होते कोई भी कंट्री में। फंडामेंटल जो बेसिक्स चीजें हैं वो तो सेम ही है, लेकिन कुछ जो एडवांस चीजें हैं, जो इंटरप्रिटेशंस हैं, जो अकाउंटिंग है, वो बहुत क्या है, सिग्निफिकेंटली वेरी करती है। बहुत क्या करती है, सिग्निफिकेंटली वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल बताऊं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट अभी स्टार्ट हुआ नहीं है तो ये सारी बातें डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगता है। बोले सर क्या बोल रहे हैं, हर कंट्री की अलग अलग अकाउंटिंग सिस्टम, ऐसे कैसे पॉसिबल होता है? तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल मुझे देना जरूर पड़ेगा कि आप इस बात को समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जब अपन थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडेक्स की बात नहीं कर रहे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले फाइनल में भी हुआ करते थे, अब नया सिलेबस आ गया फाइनल का, तो फाइनल से पूरे के पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो हटा दिए। हालांकि कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले थे सिलेबस के अंदर, लेकिन अभी इंस्टीट्यूट ने कुछ लास्ट ईयर एक अनाउंसमेंट से सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिमूव कर दिए। अब सिर्फ इंडेक्स बेस्ड अपना सब्जेक्ट रह गया। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि ये जो अलग अलग कंट्रीज है उनके अकाउंटिंग सिस्टम अलग अलग कैसे। जैसे आप देखिए अपना प्रेफरेंस शेयर्स है, क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। और प्रेफरेंस शेयर्स कौन सा प्रेफरेंस शेयर्स है? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स है। कौन सा प्रेफरेंस शेयर्स है? कन्वर्टिबल। यानी आपके प्रेफरेंस शेयर्स इंडिया में मैक्सिमम क्या होते हैं, 20 ईयर्स के लिए ही इशू किए जाते हैं, बाद में उनका रिडम्पशन करना पड़ता है। तो प्रेफरेंस का रिडम्पशन कैसे होता है? या तो उनका पैसा कैश में वापस लौटा दो, या फिर क्या करो, प्रेफरेंस के बदले उनको इक्विटी शेयर्स दे दो। तो एक वैरायटी है जिसका नाम है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, जो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, जो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स भारत में और इंटरनेशनली इक्विटी का ही पार्ट माने जाते हैं। किसका पार्ट माने जाते हैं? इक्विटी का ही पार्ट। अब बात करता हूं मैं प्रेफरेंस शेयर जिनका रिडम्पशन किस में करना है अपने को? कैश में करना है। प्रेफरेंस शेयर जिनका रिडम्पशन किस में करना है अपने को? कैश में करना है। हम 11th क्लास से प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वो प्रेफरेंस शेयर जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है जिनका रिडम्पशन कैश में होना है, राइट। तो इंडिया में हम उसको क्या मानते हैं? शेयर्स ही मानते हैं ना। उसको कहां पे दिखाते हैं अपन? बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के साथ में दिखाते हैं। इंटरनेशनली ये वाले प्रेफरेंस शेयर्स आपके शेयर कैपिटल में नहीं बल्कि लायबिलिटी में दिखाए जाते हैं। कहां दिखाए जाते हैं? लायबिलिटी में। यानी जो इंडिया में हम जिस चीज को इक्विटी कहते थे वो इंटरनेशनली अब क्या है? लायबिलिटी। हालांकि अब नहीं, हमेशा से ही वो लोग तो क्या मानते हैं इस चीज को? लायबिलिटी मानते हैं। क्या मानते हैं? लायबिलिटी मानते हैं। तो ये एक एग्जांपल हुआ, मैंने आपको एग्जांपल बताया कि भाई अकाउंटिंग सिस्टम वेरिएट हो रहा है, डेविएट हो रहा है। कि जैसे यहाँ पे फंडामेंटल डेविएशन नहीं है, एंट्री तो हम भी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर करते हैं, वो लोग भी यही करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स। बट द मेन डिफरेंस इज दैट कि जो मेरे पास में ये बैंक डेबिट हुआ है और बदले में ऑफसेट उसका प्रेफरेंस शेयर क्रेडिट हुआ है, हम लोग इसे क्या दिखाते हैं? इक्विटी का पार्ट, और वो लोग उसे कहां दिखाते हैं? लायबिलिटीज के अंदर। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्या है? डेविएट होती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से डेविएट होती हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया ना एग्जांपल, आईआरसीटीसी अपना रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करता होगा, लॉयल्टी पॉइंट्स का अपन लोग क्या करते हैं, पेटीएम कैशबैक का अपन क्या करते हैं, राइट। ये जो अपफ्रंट अपने को डिस्काउंट मिलता है, इन सब चीजों की अकाउंटिंग क्या होती है? इन सब चीजों का जवाब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा ही नहीं था। ट्रेडिशनली जो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे उन सब चीजों में इनका जवाब था ही नहीं, और इन सब चीजों का अकाउंटिंग होता था इंटरप्रिटेशन से, कि भाई इंडस्ट्री के अंदर कैसा इंटरप्रिटेशन है।
है ना। मतलब मेरे जो दोस्त लोग हैं, मेरी इंडस्ट्री में मेरे पीयर्स जो लोग हैं, मेरे जैसे ही, जैसे मेरा सपोज करो मोबाइल फोन का बिजनेस है, तो सपोज करो मोबाइल फोन इंडस्ट्री के लोग इस पर्टिकुलर चीज की अकाउंटिंग कैसे कर रहे हैं, तो उन सबसे पूछकर, ऑडिटर्स का ओपिनियन लेकर हम अकाउंटिंग को फाइनलाइज करते थे, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इनफ गाइडेंस नहीं होता था। वेयर एज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इतने वाइड रेंज में लिखे गए होते हैं, इतना उनका जो कवरेज होता है वो कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में होता है कि सब चीज वो लोग कवर करते हैं, और वो बेसिकली प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं, रूल बेस्ड स्टैंडर्ड नहीं होते। रूल बेस्ड स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि तुमको ऐसा ही करना है, राइट। और प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, आपको पहले समझना है कि हमें क्या करना चाहिए। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो नए वाले स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या है, वो आपको रूल नहीं समझाते, वो आपको सब्सटेंस समझाते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो ये तो बात हुई कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में और नए जो अपने नए स्टैंडर्ड्स हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या बाहर वाले आप जो आईएफआरएस बोलो वो स्टैंडर्ड्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये मैंने आपको बताया कि इनमें बहुत सारा डिफरेंस है, बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट का डिफरेंस है इनमें, राइट। तो अपने को यही समझना है कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, है ना। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो आप भली बात है बहुत अच्छे से जानते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, लेकिन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली क्या है, राइट। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझाने के लिए मैं आपको सीधा ले चलता हूं आईएफआरएस के ऊपर। आईएफआरएस क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब इसके लिए अपने को एक शब्द और सीखना पड़ेगा जिसका नाम होगा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो पहला था अपना आईएफआरएस विच इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, और दूसरा जो है वो क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब ये दोनों क्या है, ठीक है, ये समझ लेंगे। सबसे पहले अपन इन्हीं के बारे में समझेंगे एंड देन वी विल कम बैक टू आर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फिर हम समझेंगे कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। उसके लिए सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा कि ये आईएफआरएस और आईएएस जो है वो बेसिकली क्या होते हैं। तो यहां पे मैं आपको एक बात बताता हूं। जून 1973 में यूरोपियन कंट्रीज में जो ट्रेड हो रहा था, ट्रेड की वॉल्यूम इस प्रकार से सिग्निफिकेंटली बढ़ रही थी कि वो यूरोपियन कंट्री के आसपास की कंट्रीज के अंदर मल्टीनेशनल ट्रेड होने स्टार्ट हो चुके थे कि भाई एक कंट्री का इंपोर्ट एक्सपोर्ट दूसरे कंट्री के साथ में काफी मात्रा में बढ़ रहा था। तो वहां पर जब मैं, जैसे मैंने आपको आज ये बात बताई, ये बात अपन किसी भी पास्ट में जाकर किसी टाइम के ऊपर अपन समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं कि भाई एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर पूरे ग्लोब में हो, अक्रॉस द ग्लोब हो, पूरे विश्व में एक ही अकाउंटिंग सिस्टम हो तो कितना बेटर रहेगा, है कि नहीं। जैसे हर कंट्री का लोकल गैप अलग अलग होता है, तो क्यों ना हर एक कंट्री में ही सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम लगे, जैसे एक अथॉरिटेटिव बॉडी जो है वो गवर्न करे। तो यूरोपियन कंट्री ने जून 1973 में एक इंस्टीट्यूट बना दिया, एक कमिटी बना दी जिसका नाम रखा उन्होंने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। क्या बना दिया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। ये कमिटी का बेसिकली काम क्या था, अकाउंटिंग को स्टैंडर्डाइज करना। क्या करना, अकाउंटिंग को स्टैंडर्डाइज करना। मैंने आपको कहा था ना कि पहले इस सब्जेक्ट को हम अकाउंटिंग ही कहते थे, टिल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने तक भी हम इस सब्जेक्ट को क्या कहते थे, अकाउंटिंग ही कहते थे, अकाउंटेंसी अकाउंटिंग ही कहते थे, राइट।
तो सबसे पहले उन लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट करने स्टार्ट किए, जिसका कंप्लायंस जो है वो यूरोपियन कंट्रीज जो थी, यूरोपियन बेस्ड कंट्रीज जो थी, उन लोगों ने कंप्लायंस करना उसका स्टार्ट किया। ठीक है, इन लोगों ने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूरोपियन कंट्रीज के अंदर पहुंच गए और सब लोग उसको क्या करना स्टार्ट कर दिए, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिए। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी द्वारा बनाए गए किसको, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। तो IASC ने बेसिकली क्या बनाए थे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। किसने बनाए, IASC ने IAS बनाए। बोलो समझ में आएगी बात, नहीं आई आपको? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने क्या बनाए, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए। फिर क्या हुआ कि 1 अप्रैल 2001 तक टिल 1 अप्रैल 2001 तक ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स आपके चले। यानी 1973 से लेकर टिल 1 अप्रैल 2001 तक ये जो भी स्टैंडर्ड्स थे, ये सारे स्टैंडर्ड्स क्या कहलाए आपके, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बाद में ये जो IASC जो है, इसका नाम बदलकर एक नया नाम रख दिया इसका, जिसका नाम है IASB, दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कब नाम रखा है इसका, ये 1 अप्रैल 2001 को। फिर 1 अप्रैल 2001 के बाद इस कमिटी ने, यानी इस बोर्ड ने जो स्टैंडर्ड बनाए, उन स्टैंडर्ड्स का नाम रखा IFRS, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। सो बेसिकली IFRS और IAS एक ही बॉडी के द्वारा इशू किए गए हैं, लेकिन बस उस बॉडी के लीगल स्ट्रक्चर में, लीगल एंटिटी स्ट्रक्चर में कुछ इंप्रूवमेंट्स और कुछ चेंजेस आ गए थे। जो चेंजेस क्या थे कि एक तो इस कमेटी का नाम बदलकर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड रख दिया गया, और 2001 में अकाउंटिंग इतना डेवलप हो चुका था कि नाम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रखने की बजाय क्या रख दिया गया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। क्या रख दिया गया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। यानी कहने का मतलब जब तक अकाउंट्स था तब तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेकिन जैसे ही अकाउंट्स बड़ा हो गया, डेवलप हो गया, ठीक है, थोड़ा सोफिस्टिकेट हो गया, तो उस अकाउंट्स को ही हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कह रहे हैं। अब वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को गवर्न करने के लिए, उस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर लगाम कसने के लिए ये जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए, इनका नाम क्या हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब ये IFRS और IAS किसके ऊपर लगते हैं, उन कंट्रीज के ऊपर लगते हैं जो इनको फॉलो करना चाहते हैं, राइट। इसका मतलब अक्रॉस द ग्लोब 70% से भी ज्यादा कंट्रीज IFRS को फॉलो करती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, हमारा पड़ोसी जो राज्य है, देश जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहां पे पूरे के पूरे IFRS चलते हैं। क्या चलते हैं वहां पे, फुल्ली IFRS। यानी वहां का अकाउंटिंग सिस्टम उसके लोकल कंट्री से गवर्न नहीं है, उसका अकाउंटिंग सिस्टम कहां से गवर्न है, डायरेक्ट IFRS से गवर्न है। यानी कहने का मतलब अगर आपको IFRS लगाना है तो आपको IFRS को फॉलो करना पड़ेगा, और आपको फॉलो किसको करना पड़ेगा, IASB को फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको IFRS लगाना है। तो समझ में आएगी बात, नहीं आई आपको? अगर आपको IFRS लगाना है तो आपको किसको फॉलो करना पड़ेगा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये जो बोर्ड है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, अभी पूरे विश्व का सबसे बड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटर है, राइट। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है जो ग्लोब का सबसे बड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटर बोर्ड है। यानी कि ये सबसे बड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटर है, राइट। तो इसके ट्रस्टवर्दीनेस की बात करें तो ट्रस्टवर्दीनेस बहुत अच्छा है। इसकी क्रेडिट वर्दीनेस की बात करें तो ये तो एकदम क्रेडिट वर्दी है, क्योंकि इसको फॉलो केवल 1-2 देश नहीं बल्कि पूरे ग्लोब के 70% से भी ज्यादा लोग
इसको फॉलो कर रहे हैं। चाइना की इकोनॉमी ने भी ये कहा है कि हम आने वाले समय में IFRS को ही एज इट इज फॉलो करने वाले हैं। अभी के लिए चाइना IFRS फॉलो नहीं कर रहा है, उसका अपना खुद का जो लोकल का कंट्री का जो गैप है वो चाइना में चलता है, लेकिन चाइना की एक इकोनॉमी इस देश की पूरे विश्व की बहुत बड़ी इकोनॉमी में समझी जाती है। यूएस की इकोनॉमी, यूके की इकोनॉमी और चाइनीज इकोनॉमी जो है, ये तीन बड़ी इकोनॉमीज है पूरे देश के अंदर, जिसमें यूके इकोनॉमी में के यूके जो यूनाइटेड किंगडम लंदन है, वहीं पे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के हेडक्वार्टर्स हैं और वहीं से ये सारा बोर्ड जो है वो गवर्न होता है। तो यूके की कंट्री में तो पूरा IFRS लगता ही है। अपार्ट फ्रॉम यूके बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो सिर्फ क्या लगाते हैं, IFRS लगाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो कंट्री को IFRS लगाना है, सपोज करो इंडिया को IFRS लगाना होता, तो इंडिया को भी किसकी बात माननी पड़ती, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की बात माननी पड़ती। समझ में आएगी बात, नहीं आई बात आपको? तो IFRS अगर अपन बात करें, IFRS बेसिकली क्या है? IFRS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड द्वारा जारी किए गए वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें बहुत सारी कंट्रीज क्या करती है, अपने अकाउंटिंग सिस्टम में फॉलो करती है। अब इंडिया की नहीं, कोई भी देश की आप एग्जांपल ले लीजिए, किसी भी देश को अगर IFRS लगानी है तो उसे किसको फॉलो करना पड़ेगा? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो ये है IFRS, ठीक है। और IAS भी आप समझ गए होंगे कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS। तो जब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना ना, तो उसने पुराने वाले IAS को डिलीट नहीं किया, उसको कैरी ऑन रखा। बोला नहीं, 2001 के बाद में हम जो भी स्टैंडर्ड बनाएंगे वो क्या होगा, IFRS बेस्ड स्टैंडर्ड होगा, IFRS सीरीज में होगा। लेकिन अभी तक जो स्टैंडर्ड रह गए हैं उन्हें हम क्या करेंगे, हटाएंगे नहीं, उनको एज इट इज रखने देंगे। अब हटाएंगे नहीं का मतलब ये नहीं है कि समय के साथ साथ में कुछ चीजों को डिलीट भी करना पड़ता है, तो वही प्रोसेस पे ये लोग चल रहे हैं। जैसे देयर आर सम सर्टेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बहुत पुराने हो गए, उसको बोर्ड ने क्या कर दिया है, अभी डिलीट कर दिया है और उसकी जगह IFRS इशू कर दिया है। मतलब कहने का मतलब, अगर किसी पुराने स्टैंडर्ड को हटाना है तो ये बोर्ड हटाएगा। तो अगर नया लाना होगा तो क्या करेगा, डेफिनेटली ये नए सीरीज लाएगा, लेकिन नए सीरीज का नाम क्या होगा, IFRS रादर देन IAS। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो नाम नहीं रखा जाएगा। अब क्या नाम रखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ IFRS। तो आई होप ये जो नोमेनक्लेचर है ना, वो सारे के सारे नोमेनक्लेचर अब आपको एकदम समझ में आ गए होंगे कि IFRS क्या है, IAS क्या है। अब अपन लोग चलेंगे इंड AS के ऊपर। किसके ऊपर चलेंगे अपन लोग, इंड AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या चीज है, ठीक है। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए हम लोग अपने नोट सेक्शन में आ जाते हैं। तो यहां पे मैं आपको कुछ बात जो है वो समझाऊंगा कि ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या था, इंडियन गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या रहा, कि हमको भारत में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो लाने थे, कैसे लाने, अपने को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों पड़ी, राइट। हमने IFRS को क्यों नहीं फॉलो किया, मतलब हमने इंड AS क्यों बनाए, हम भी तो IFRS को फॉलो कर सकते थे ना। तो इसका मतलब आपको पहले तो ये समझा देता हूं कि यहां पर इंडिया में रोल ऑफ आवर मदर इंस्टीट्यूट ICAI, ये बेसिकली क्या है? ICAI का रोल क्या है, स्टैंडर्ड को फॉर्मुलेट करना। स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट करता है ICAI, ठीक है। अकाउंटिंग या आपसे रिपोर्टिंग कहो, इन चीजों के ऊपर ये ICAI बेसिकली क्या करता है, रिसर्च करता है। सो ICAI का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में बेसिक काम क्या होता है कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहाँ लेकर आना है अपने को, उस एरिया पे रिसर्च करता है। जैसे आप सब लोगों ने अभी सुना होगा रिसेंट में क्रिप्टो करेंसीज, राइट, बिटकॉइन के बारे में सुना होगा ना आपने।
तो ये जो बेसिकली नए नई चीजें जो है वो जब इकोनॉमीज में आती रहती है तो इन सब चीजों की अकाउंटिंग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बन जाती है कि उन सब चीजों की अकाउंटिंग कैसे करनी चाहिए, राइट। अब बिटकॉइन आपके पास है तो उसका क्या अकाउंटिंग होना चाहिए, ये जो इलेक्ट्रॉनिक करेंसीज हैं इसकी कोई क्या अकाउंटिंग कुछ होनी चाहिए। हालांकि आरबीआई ने इन सब चीजों को लीगल नहीं कर रखा है, बट स्टिल इसका रिसर्च जो है वो चालू है, इंस्टीट्यूट इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। बहुत ही जल्दी समय में जब ये सब चीजें अपने एनवायरनमेंट में, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट में आ जाएंगी तब इन सब चीजों की भी अकाउंटिंग होने लगेगी। तो कहने का मतलब आपने 20 साल पहले ये नहीं सोचा होगा ना कि अमेजोन कोई कंपनी आएगी, वहां से आप डायरेक्टली शॉपिंग कर सकते हैं, वहां से आपको कैशबैक मिल सकता है, वहां से आपको ऑफर्स मिलेंगे, घर बैठे ही आपको डिलीवरी मिल जाएगी, राइट। 20 साल पहले हमने ये नहीं सोचा था। अब हम ये भी नहीं सोच पा रहे हैं कि 30 साल 35 साल बाद में और क्या होगा। तो बहुत सारे डेवलपमेंट हो पाएंगे। अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट इन दोनों बन चुका है कि ये विद इन चेंज इन आर बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस करने के तरीके के साथ साथ इस सब्जेक्ट के करिकुलम सिलेबस पे फर्क पड़ेगा। ये डायनामिक सब्जेक्ट हो चुका है, कोई ट्रेडिशनल सब्जेक्ट नहीं रहा है पहले की तरह। तो जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उन सब डेवलपमेंट्स को रिसर्च किया जाता है और फिर बाद में ये सब्जेक्ट अपना उस चीज को डॉक्यूमेंट करके स्टैंडर्ड बना देता है और वो स्टैंडर्ड अपने को समझना पड़ता है। तो यहाँ पर जो आईसीएआई का रोल क्या है, रिसर्च करना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉर्मुलेट करना। पर आपको मैं फॉर योर नॉलेज बता देता हूं, डेफिनेटली आप लोगों को फाइनल लेवल तक आते आते इतना तो पता ही होगा कि आईसीआई इज नॉट द गवर्निंग बॉडी ऑफ आर कंट्री जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्या करे, गवर्न कराए कॉर्पोरेट एंटिटीज के ऊपर। ठीक है, पहली बात तो ये कि अपन जो भी पढ़ रहे हैं वो सिर्फ कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए पढ़ रहे हैं, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए कुछ पढ़ ही नहीं रहे अपन। अपना पूरा सिलेबस किसका है, कॉर्पोरेट एंटिटीज का है। तो आईसीएआई जो है दैट इज नॉट द अल्टीमेट गवर्निंग बॉडी, अल्टीमेट गवर्निंग बॉडी नहीं है। अल्टीमेट गवर्निंग बॉडी तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट है। कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट इन फोर्स है ना उसी के पास में पावर है। अभी की तारीख में तो मैं ये बता दूं भैया मोदी जी के पास में ही पावर है। समझ पा रहे हो बात, अगर वो चाहें तो कुछ भी चेंज हो सकता है। हालांकि अकाउंटिंग इज नॉट पॉलिटिकल इशू जहां पे किसी प्रकार की राजनीति करी जाए, क्योंकि ये तो क्या है बेसिकली आपके सिस्टम को इंप्रूव करने का तरीका है। तो कोई भी गवर्नमेंट इन फोर्स हो, वो सब कोई भी गवर्नमेंट इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, एग्जांपल बताता हूं आपको इसका, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो बेसिकली इंस्टीट्यूट बनाता है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। पहले क्या हुआ था, ज्यादा समय नहीं लगेगा बट वो एग्जांपल आपका जानना बहुत जरूरी है। बहुत समय पहले एक बार जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया था तो टाटा जो कंपनी है, जो रतन टाटा है, उन्होंने कुछ फॉरेन एक्विजिशन कर रखे थे। क्या कर रखे थे, फॉरेन एक्विजिशन। बहुत सारे बिजनेस खरीद रखे थे और क्या ना उधार में खरीद रखे थे, पैसा देना बाकी था। और डील जो थी वो फॉरेन करेंसी में थी। फॉरेन करेंसी में डील होने का मतलब क्या कि पैसा आपने को फॉरेन करेंसी में ही वापस लौटाना है, वापस रीपे करना है। तो हुआ यूं कि बहुत सारा लॉस हो गया उनको। ठीक है, अब वो लॉस हो गया तो टाटा जी का बैलेंस शीट, पीएनएल पोजीशन एकदम बिगड़ गया। कैसे बिगड़ गया कि भाई उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अचानक लॉस आ गया। ठीक है, क्योंकि डॉलर और रुपीस की वैल्यू में सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन आया था उस समय। तो हुआ ये कि वो डॉलर का जो भाव है वो इतना गिर गया कि उनको, टाटा जी को हो गया बड़ा लॉस। अब वो लॉस होने से उनको एक साथ में, देखो क्या होता है ना कि वो इंसॉल्वेंट थोड़ी ना हो गए, उनकी सॉल्वेंसी थोड़ी ना खत्म हो गई। फॉर अ टाइम बीइंग उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब हो जाएगा, क्योंकि अचानक से लॉस आ जाएगा मेरे बुक्स के अंदर, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो खराब ही होंगे ना। शेयर होल्डर बोलेंगे अरे ये क्या हो गया, लॉस कैसे आ गया। समझ रहे हो ना बात आप लोग। तो उस कंडीशन में टाटा जी इंस्टीट्यूट के पास में गए, बोले सर इन सब एरिया को गवर्न करने वाला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 11। फॉरेन एक्सचेंज पढ़ा होगा ना आईपीसीसी में आपने, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के बारे में। तो आपका एएस 11 कहता है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज करेंसी पे आपका ये जो लॉस हुआ है उस लॉस को आप इमीडिएटली पीएनएल में डाल दीजिए। कहां डाल दीजिए, इमीडिएटली पीएनएल में आप उसको शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है। तो आईसीआई जी आप इसको चेंज करके ऐसा कर दीजिए कि क्यों ना हम इस लॉस को क्या करें, बैलेंस शीट में रख दें और धीरे धीरे करके ना पीएनएल में अमोर्टाइज करेंगे। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ने मना कर दिया, बोला नहीं नहीं ऐसे थोड़ी ना हो सकता है,
लॉस तो लॉस होता है, लॉस की जगह तो P&L है, लॉस की जगह बैलेंस शीट थोड़ी ना है कि हम आपको बैलेंस शीट में रखने के लिए देंगे। तो भैया टाटा जी बोले कि चलो कोई बात नहीं, अब आप नहीं मान रहे तो क्या करते हैं, अब हम अपनी पावर दिखाएंगे। अब वो सीधा गवर्नमेंट के पास गए। गवर्नमेंट के पास गए तो उन्होंने बोला देखो सर, मेरा ऐसा ऐसा सिचुएशन है, मेरे बिजनेस सारे प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ठीक है, मेरे कंपनीज के ऊपर बस एक नेगेटिव इम्पैक्ट अभी ये आ रहा है कि एक साथ ये लॉस जो है मैं बुक करूंगा तो मेरे शेयर होल्डर्स थोड़े गड़बड़ा जाएंगे, वो सोचेंगे ना कि भाई इतना लॉस कैसे हो गया। तो अगर मेरे मेरे लॉस होगा तो मैं आपको टैक्स कम दूंगा, बराबर। और आप जानते हैं कि देश वैसे तो गवर्नमेंट चलाती है, लेकिन देश इन पूंजीपतियों से चलता है जिन लोगों के पास में ओवर कैपिटल है, जो लोग कंपनी सॉरी जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो इंडिया की इकोनॉमी में, इंडिया के जीडीपी में क्या करते हैं, अपने टैक्सेस के माध्यम से कंट्रीब्यूट करते हैं, ये लोग हैं, बहुत बड़े बड़े कंपनीज हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस, ठीक है, टाटा, ये जो भी कंपनीज है, इनका भारत देश की जीडीपी में बहुत बड़ा एक योगदान होता है। तो अगर ये लोग कुछ बोलते हैं तो गवर्नमेंट को सुनना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है। तो गवर्नमेंट बोली आपको दिक्कत क्या है वो बताओ, आप ये सब बातें छोड़ो, क्या दिक्कत आ रही है आपको। बोले दिक्कत यही आ रही है कि बस वो अकाउंट्स के अंदर वो प्रॉफिट लॉस में आ रहा है लॉस, उसको हमको थोड़ा सा डेफर करने की इजाजत आप दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। बोला कि डेफर करने की इजाजत आपको कैसे चाहिए बताओ। और हम इंस्टीट्यूट के पास गए, उन्होंने तो मना कर दिया। तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, इंस्टीट्यूट ने मना कर दिया तो क्या होता है, अल्टीमेटली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो हमारे यहाँ से नोटिफाइड होते हैं, राइट। तो उस समय कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था, आज तो क्या हो गया कंपनीज एक्ट 2013। तो 1956 के टाइम पे ये जो अपना कंपनीज एक्ट हुआ करता था, उस कंपनीज एक्ट के रेलिवेंट सेक्शन के अंदर, राइट, स्टैंडर्ड्स को क्या किया जाता था, नोटिफाई किया जाता था। आज भी कंपनीज एक्ट के ही रेलिवेंट सेक्शन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्या किया जाता है, नोटिफाई किया जाता है। अभी कंपनीज एक्ट 2013 का वो सेक्शन है 133, 133 धारा जो है, जिसके अंतर्गत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंस्टीट्यूट से लेकर एज इट इज नोटिफाई कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन नोटिफाई करने वाला पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बनाया गया एक बॉडी है, जिसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले ये कहानी अपन पूरी कर लेते हैं। ये कहानी बेसिकली क्या थी कि भाई जो परमिशन इंस्टीट्यूट ने नहीं दी, वो परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने टाटा जी को दे दी। बोला कोई बात नहीं, आप तो क्या करो, इस लॉस को बैलेंस शीट में रख दो और आप धीरे धीरे करके क्या करो, इसको P&L में राइट ऑफ करो। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसकी जो विंडो रखी थी कि भाई आपको इतने ही साल में ये पूरा का पूरा लॉस राइट ऑफ करना है, उस विंडो को भी सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंड करती गई और आज 31 मार्च 2020 तक ये विंडो जो है वो एक्सटेंडेड है। कहने का मतलब ये जो डेविएशन था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, उस समय पैरा 46 पे खत्म हुआ करता था, पैरा नंबर 46 तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलता था। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैरा 46 के बाद में एक पैरा 46A इंसर्ट कर दिया और उसमें यह बताया कि भाई हम आपको इस 46A के माध्यम से पावर देते हैं कि आप उसमें क्या कर सकते हैं। उस समय उन कंपनियों को ये ऑप्शन दिया गया जिन जिन कंपनियों को ऐसा लॉस था, कि जो लोग इस पर्टिकुलर ऑप्शन को अपनाएंगे कि आपका लॉस आप बैलेंस शीट में रखें और P&L में धीरे धीरे करके उसको अमोर्टाइज करें रादर देन एक साथ, ऐसा ऑप्शन उस समय की कंपनियों को दिया गया। और उसका विंडो जो सनसेट पीरियड है वो 31 मार्च 2020 अब तक है, यानी मार्च 2020 में वो सारी की सारी विंडो आपकी क्या होगी, खत्म होगी। तो ये एग्जांपल मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिया था कि इंस्टीट्यूट इज नॉट द गवर्निंग बॉडी। इंस्टीट्यूट का मेन रोल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर रिसर्च करने के ऊपर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के ऊपर, फॉर्मुलाइज करने के ऊपर। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक बार बना दिए तो ICAI इज नॉट गवर्निंग द कॉर्पोरेट ऑफ द इंडिया, राइट। सो ये अपना जो इंस्टीट्यूट है ये हेल्प करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। वो बात एक है कि ICAI के अलावा और दूसरा कोई कॉम्पिटेंट अपने पास में बॉडी है नहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये समझा सके कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहां, कब, क्यों, कैसे बनाने चाहिए। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, जो स्टैंडर्ड ICAI ने लिखे हैं उसे एज इट इज अपने गैजेट के अंदर, देखो मैं आपको दिखाता हूं ये गैजेट बेसिकली क्या है। जैसे आप देखिए, नोटिफाइड Ind AS by MCA,
जैसे आप ऐसा लिखेंगे अपने वेबसाइट के ऊपर, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट का एक वेबसाइट खुलेगा, तो आप देख पा रहे हैं ये MCA यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, जिसमें NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, आपने इन दिनों कुछ सुना भी होगा कि नफरा इतना पावरफुल हो जाएगा कि ICI को भी क्या कर लेगा, वो टेक ओवर कर लेगा। जी हाँ, बिल्कुल बात कुछ इसी प्रकार से चल रही है कि NFRA जो है एक ऐसी बॉडी है जो इनकॉर्पोरेटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 उसे पावर देता है, जो क्या करेगा अब अल्टीमेटली कुछ केसेस को गवर्न करेगा जो ICI पहले करता था। जैसे सपोज करो कोई फ्रॉड का केस हो गया, तो उसके ऊपर अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट उसमें इन्वॉल्व है तो उसके ऊपर एक्शन जो है वो कौन ले पाएगा, वो NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है वो ले पाएगा। तो यहां पर ये चीज दिखाने का मतलब ये है कि जैसे ये MCA का मैंने एक वेबसाइट खोला, तो ये जो गैजेट है, इंडिया का गैजेट आप देख रहे हैं, भारत का जो राजपत्र आप देख रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या लिखे जाते हैं और लिखकर क्या कर दिए जाते हैं, उनको इशू कर दिया जाता है। तो जैसे ही इस गैजेट पे लिखकर उनको इशू किया जाता है, इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पावर आ जाती है किस बात की, अब ये लॉ बन चुका है। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ ICI के लिखे हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं, अब तो ये लॉ बन गए, और लॉ की पालना, लॉ का कंप्लायंस करना बहुत जरूरी है। तो अल्टीमेट पावर रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी ICI का काम तो क्या है, सिर्फ उसे फॉर्मुलेट करना और नेशन बिल्डिंग में हेल्प करना। जैसे कि ICI का टैग है ना कि वी हेल्प इन द नेशन बिल्डिंग, तो वैसे ही ICI क्या करता है, स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट करता है। तो यहां पर बात कर रहे थे अपन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, और वहां से बात डाइवर्ट होते होते चली गई इधर उधर, लेकिन वो सारी बातें आपको जाननी इंपॉर्टेंट थी, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों को अब तक फाइनल में आने तक ये वाली बात जो है वो पता ना थी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पास्ट में कहीं ना कहीं लाइव अगर मुझसे पढ़ रखे हैं, तो ये सारी बातें मैं जनरली फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करता हूं, ताकि ये सब बैकग्राउंड जो है वो आगे जाने के पहले अपना क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलो अब आगे बात करते हैं। इंड AS की बात अपन कर रहे थे कि इंड AS कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, कैसे बनाया गया इंड AS, तो उसकी बात अपन कर रहे थे। तो उसमें बेसिकली बात यही है कि इंडिया ने भी बहुत पहले ये सोचा था कि भाई अपने भारत में भी ना इंटरनेशनल लेवल वाले स्टैंडर्ड्स लगा लेते हैं अपन, क्यों ना हम भारत में, इंडिया में IFRS लगा ले, ताकि हमारा भी अकाउंटिंग सिस्टम क्या हो, अलाइन हो जाए। अब देखो, हमारा अकाउंटिंग सिस्टम अगर अलाइन हो जाए, अगर हम IFRS लगा लेते हैं, तो अपना अल्टीमेट कंट्रोलर तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड हो जाएगा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भी पावर नहीं होगी, क्योंकि वो IFRS जो है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा इशू किए जाते हैं, तो सारी की सारी पावर उन्हीं के हाथ में है, जैसा वो बोलेंगे वैसा ही अपने को करना है, राइट। बट ऐसा हुआ कि 2006 में हमने ये प्रोसेस इनिशिएट कर दिया था कि इंडिया में भी IFRS आने चाहिए, इंडिया में भी क्या होने चाहिए, IFRS आने चाहिए। हमने ये रिसर्च स्टार्ट कर दी, बराबर। फिर कहता है कि ये IFRS आना, ये जो प्रोजेक्ट है, ये भारत की सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। हाँ भी चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भारत में भी हम क्या लाएंगे, IFRS लाएंगे। अब भारत में IFRS लाएंगे तो भारत की IFRS की हिस्ट्री क्या है, तो बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन कंसल्टेशन विद द ICI डिसाइडेड टू कन्वर्ज एंड नॉट टू अडॉप्ट IFRS इशूड बाय द IASB। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भैया IFRS एज इट इज नहीं लाएंगे, अपन क्या करेंगे, IFRS को एज इट इज नहीं लाएंगे। तो कैसे लेके आएंगे भाई IFRS को एज इट इज नहीं लाएंगे, तो लाने का तरीका ये है कि हम लोग IFRS को अडॉप्ट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, अडॉप्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे। अडॉप्शन एक वर्ड होता है, अडॉप्शन, तो अडॉप्शन तो नहीं करना, क्या करना है, कन्वर्जेंस करना है। अब कन्वर्जेंस या कन्वर्ज का मतलब होता है
उसके जैसा, उसका शुद्ध हिंदी होता है अभिमुख, उसके समान हमको भी करना है। जैसे सपोज करो IFRS ऐसे जा रहा है तो अपना इंडेक्स भी ऐसे ही जाएगा, अगर IFRS ऐसे जा रहा है तो अपना इंडेक्स भी ऐसे ही जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, कि जिस डायरेक्शन में IFRS मूव ऑन कर रहा है ना, वैसे ही इंडेक्स भी क्या होना चाहिए, वैसे ही मूव ऑन करना चाहिए। तो अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो कन्वर्जेंस बेसिकली क्या है, IFRS स्टैंडर्ड्स का कॉपी पेस्ट है। क्या है? कॉपी पेस्ट। IFRS इज बेसिकली इंडेक्स जो है वो बेसिकली क्या है, IFRS वाले स्टैंडर्ड का क्या है, कॉपी पेस्ट। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई हम कन्वर्ज करेंगे, क्या नहीं करेंगे, अडॉप्ट नहीं करेंगे। अब इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था। इंडिया की इकोनॉमी में इंडिया के जो कॉर्पोरेट्स थे वो बहुत नाखुश थे, बोले नहीं नहीं हम ओवरनाइट IFRS में नहीं जा सकते, बहुत सारी डिफिकल्टीज है। ठीक है, मतलब एक अकाउंटिंग सिस्टम से दूसरे अकाउंटिंग सिस्टम में जाना बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क भी होता है, और फिर हमको आप थोड़ा टाइम भी दीजिए, और कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको नहीं जम रही है IFRS वाली। तो बस गवर्नमेंट ने क्या कहा, भाई देखो इंडिया के कॉर्पोरेट्स हैं, उनका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, रादर देन इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप करें, मतलब IFRS को लगाएं ही नहीं, उससे अच्छा तो ये है कि हम सब्जेक्ट टू सम नेसेसरी मॉडिफिकेशन IFRS को भारत में लगा लेते हैं। ठीक है ना, सब्जेक्ट टू सम नेसेसरी मॉडिफिकेशन हम IFRS को क्या कर लेते हैं, भारत में लगा लेते हैं। तो भैया ये सब्जेक्ट टू सम नेसेसरी मॉडिफिकेशन क्या है, यही है बस कि हमने IFRS को कन्वर्ज करवा लिया इंडिया में बाय वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग आवर ओन स्टैंडर्ड्स, बाय वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग आवर ओन सेट ऑफ कस्टमाइज्ड स्टैंडर्ड, जिसको ICAI ने बनाया। कैसे बनाया? IFRS से कॉपी पेस्ट करके। कैसे बनाया? IFRS से कॉपी पेस्ट करके। फॉर एग्जांपल जैसे ये कोई IFRS लिखा हुआ है, ठीक है, ये कोई IFRS है और ये IFRS लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे पैराग्राफ में ये IFRS लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैंने इंडिया में इसी IFRS को कर लिया कॉपी, राइट, और उसका नाम दे दिया इंड AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बेसिकली मैंने क्या किया, ये जो लिखा हुआ है इधर IFRS में, वो का वो टेक्स्ट मैंने इधर कॉपी कर दिया। ठीक है, समझ रहे हो, वो का वो टेक्स्ट मैंने क्या कर दिया, इधर कॉपी कर दिया। बट मैंने क्या किया, कुछ चीजों को कॉपी नहीं किया, यहां पे मैंने उनको नहीं लेके आया। जो चीज IFRS में थी लेकिन वो अब इंड AS में नहीं है, पर कुछ चीजें ऐसी है जो मैंने इंड AS में लिखी वो IFRS में नहीं थी। ठीक है, ऐसी कुछ चीजें जो है इन्हें हम कहते हैं टेक्निकली कार्विन एंड कार्व आउट्स। इन्हें क्या कहते हैं अपन, कार्विन और कार्व आउट। कार्विन का मतलब कुछ चीजें इंसर्ट करना, और कार्व आउट का मतलब क्या हो गया, कुछ चीजें डिलीट करना। टेक्निकल मीनिंग हम थोड़ा सा बाद में और समझेंगे कि ऑल टुगेदर कार्विन और कार्व आउट में जो है वो क्या क्या चीजें कवर होती है। तो बेसिकली मैं आपको बस यहीं पे यही समझाना चाहता था कि इंडिया ने ये कॉपी पेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज लिया कि हम IFRS से सारा का सारा स्टैंडर्ड क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद में हम हमारे उसमें एडजस्टमेंट कर देंगे। तो ये जो कार्विन और कार्व आउट है, इसके साथ में हमने IFRS को भारत में लेके आए। तो कहने का मतलब ऑलमोस्ट चीजें सेम ही है। ऑलमोस्ट क्या है, चीजें सेम ही है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो IFRS और इंड AS में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 7 to 8% का ही डिफरेंस है। बाकी IFRS और इंड AS दोनों एक ही चीज है। दोनों क्या है, एक ही चीज है, लेकिन दोनों में सेम प्रोविजंस लिखे हुए हैं, बस गवर्निंग बॉडी अलग है। IFRS की गवर्निंग बॉडी कौन है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंड AS की गवर्निंग बॉडी कौन है, भारत का सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें कंपनीज एक्ट 2013 में एस्टैब्लिश किया हुआ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जो इन सब चीजों को अब रेगुलेट करता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैटर्स को क्या करता है, रेगुलेट करता है। पहले इस अथॉरिटी का नाम हुआ करता था नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, विच इज नाकास, NACAS, और अब क्या हो गया ये NFRA, कंपनीज एक्ट 2013 में, विच इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ठीक बात है। तो ये एक बैकग्राउंड मैंने आपको दिया जिससे अपने ने ये पता लगाया कि भाई ये जो IFRS है और ये इंड AS जो है बेसिकली ये क्या होते हैं।
तो आप सबको अब ये समझ में आ गया होगा कि कार्विन और कार्व आउट के साथ में हमने क्या किया, इन स्टैंडर्ड्स को हमने कन्वर्ज किया है, हमने इनको एडॉप्ट नहीं किया। अब देखो ये कॉपी पेस्ट भी कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है, इसके लिए अप्रूवल लगेगा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड से अप्रूवल लेने के बाद में हमने ये काम किया है। और फॉर योर नॉलेज मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, ठीक है, इसमें बहुत सारे कंट्रीज के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो क्या होते हैं, इस बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, इस बोर्ड के मेंबर हैं वो। वैसे ही मैं आपको बता दूं कि अपना जो भारत का ICAI जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये मेंबर है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का। जी हाँ, यानी ICAI इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के साथ में मिलके भी स्टैंडर्ड बनाता है। यानी ICAI इज आल्सो अ स्टैंडर्ड सेटर एट इंटरनेशनल लेवल। यानी IASB का मेंबर कौन है, ICAI। आ रही बात समझ में? तो अपना इंस्टीट्यूट जो है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। कहने का मतलब ये कि अब क्या है कि ये जो अपन नेशनल लेवल पर जो गेम खेल रहे थे, नेशनल लेवल पे जो अपन ट्रेड कॉमर्स कर रहे थे, वो अब थोड़ा सा क्या हो गया, इंटरनेशनल लेवल पे जाके शिफ्ट, थोड़ा सा इनफैक्ट क्या बोलो, पूरा ही इंटरनेशनली शिफ्ट हो गया। तो आप देख रहे होंगे अपना सिलेबस भी क्या हो गया, पूरा का पूरा इंटरनेशनल। कॉस्टिंग का सिलेबस भी इंटरनेशनल हो गया, बहुत सारी चीजें जो है वो इंटरनेशनल CMA के सिलेबस से आई हुई है। खैर छोड़िए, मैं तो अकाउंट्स की बात करता हूँ। अकाउंट्स की बात करें तो अपन अकाउंट्स के अंदर कहें तो सारा सिलेबस बिकॉज ऑफ IFRS क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। आई होप ये बात आप सबको बड़ी ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि भाई अडॉप्शन और कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है। तो देखिए जुलाई 2014 के अंदर, कब, जुलाई 2014 में अपने जो स्वर्गीय जो लेट फाइनेंस मिनिस्टर थे, रिस्पेक्टेड अरुण जेटली सर साहेब, जिन्होंने अपने फाइनेंस बजट में जो फाइनेंशियल ईयर 15-16 का था, इनमें अरुण जेटली सर ने अनाउंस किया था कि भारत में अब नए सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो आएंगे। अब कहने का मतलब ये कि अब नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा तो इसको ओवरनाइट तो अप्लाई कर नहीं सकते। जैसे GST आया था 1 जुलाई 2017 से पूरे इंडिया के अंदर लागू हो गया, ये GST है, ठीक है। नोटबंदी हुई थी, रात को 12 बजे मोदी जी आए टेलीविजन के ऊपर और आके बोल गए भाई कल से 500 और 1000 के नोट बंद। तो इसमें ऐसा नहीं हुआ था कि जेटली जी रात को 12 बजे टेलीविजन पे आ रहे हैं, बजट की स्पीच दे रहे हैं कि कल से सारे कंपनीज को इंडेक्स लगाना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। क्योंकि इंडेक्स लगाना दैट मींस IFRS में शिफ्ट होना, इंटरनेशनल लेवल के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में शिफ्ट होना, ये कोई सिंपल टास्क नहीं है। आपको पूरी अपने अकाउंट्स की ग्रामर चेंज करनी पड़ेगी, राइट। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, बेसिकली उस चीज का ग्रामर। तो कहने का मतलब आपको जब अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर आपके नए हो गए, इसका मतलब ग्रामर नया हो गया। तो ग्रामर नया हो गया तो उसका इंपैक्ट अकाउंटिंग पे पड़ेगा ना। तो आपको सारी अकाउंटिंग चेंज करनी पड़ेगी, और ये सारी अकाउंटिंग चेंज जो आप करेंगे ये ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकती। तो ग्रेजुअली स्लोली इन लोगों ने प्लान किया कि किस प्रकार से हम लोग भारत में नए सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लेकर आएंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं, वैसे ये सारी बात आपको इन नोट्स में लिखी हुई मिल जाएगी, बस फिर भी मैं यहाँ पे लिखकर बता देता हूं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के अंदर कि ये कुछ कुल मिलाकर 3 फेज के अंदर, कुल मिलाकर 3 फेज में इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो नोटिफाई करी थी। फर्स्ट फेज जो था ये था 2015-16, ये था 16-17 और ये था 17-18, और सारे के सारे फेज जा चुके हैं। दैट मींस अभी तो 31 मार्च 2020 आ रहा है, इसका मतलब इंडेक्स आए हुए ही बहुत समय हो चुका है। यानी कहने का मतलब इंडिया के कॉर्पोरेट्स ऑलरेडी इंडेक्स अपने अपने कंपनी के अंदर लगा चुके हैं। यानी अब सारी अकाउंटिंग जो है वो इंडेक्स के हिसाब से हो रही होगी। अब आपको डेफिनेटली एक दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर इंडेक्स भी है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है, तो हमने IPCC में तो फालतू में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लिए क्योंकि हम तो इंडेक्स आ चुके हैं। नहीं, फालतू में नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी देश में है तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी देश में है। अब सवाल आपका ये डेफिनेटली अराइज होगा यहाँ पे
कि किस कंपनी के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेंगे और किस कंपनी के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लगेंगे, दैट मींस इंड एस लगेंगे, उसी चीज को अपन समझ रहे हैं। तो देखना फर्स्ट फेज क्या था, ये था आपका वॉलेंटरी फेज। कौन सा था? वॉलेंटरी, मतलब 2015-16 के अंदर कोई भी कंपनी चाहे तो इंड एस लगा सकता है। कोई भी कंपनी, समझ पा रहे हैं बात आप लोग? कोई भी कंपनी अदर देन बैंकिंग, एनबीएफसी और इंश्योरेंस, इन तीनों को छोड़ दो। बैंकिंग, एनबीएफसी और इंश्योरेंस, इन तीनों कंपनी की अपन कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि अदर देन एक एनबीएफसी का पार्ट जो रहेगा वो अपन डिस्कस करेंगे आगे। बैंकिंग, इंश्योरेंस और एनबीएफसी का एक जो कुछ पार्ट है वो अपन एक बार यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे। एक बार आप समझिए कि ये सब मैन्युफैक्चरिंग जो है नॉर्मल अदर देन बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनीज है ये, ठीक है। तो 2015-16 जो है वो मेरा क्या था? वॉलेंटरी फेज। कोई भी कंपनी चाहे तो क्या कर सकता है? इंड एस लगा सकता है। 2016-17 में क्या हुआ कि लिस्टेड कंपनी, कौन कंपनी? लिस्टेड कंपनी, ठीक है, और अनलिस्टेड कंपनी। कौन सा कंपनी? अनलिस्टेड कंपनी, जिनका नेटवर्थ, जिनका क्या है? नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर है। जिनका नेटवर्थ क्या है? 500 करोड़ और मोर, दैट मींस इन कंपनी का नेटवर्थ जो है वो 500 करोड़ और मोर, दैट मींस 500 करोड़ को लेते हुए यदि किसी कंपनी का नेटवर्थ एक्सीड हो जाता है, फिर कंपनी वो क्या है? लिस्टेड और अनलिस्टेड। तो उस कंपनी पर 2016-17 में मैंडेटरीली फेज में इंड एस उस कंपनी को लगाना पड़ेगा। आपको बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ऐसा कोई कंपनी जो या तो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है और उसका नेटवर्थ क्या है? 500 करोड़ से ज्यादा, यानी 500 करोड़ और उससे ज्यादा, तो वो कंपनी 16-17 में इंड एस लगाएगा। और 17-18 की बात करें तो 17-18 में ऑल लिस्टेड कंपनी, कौन से कंपनी? ऑल लिस्टेड कंपनी। ऑल लिस्टेड कंपनी में सारे के सारे लिस्टेड कंपनीज के ऊपर इंड एस लगेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ नेटवर्थ, इररेस्पेक्टिव ऑफ नेटवर्थ। ये सारी बात आपको लिखी हुई मिलेगी अपने स्लाइड्स के अंदर, तो आपको उसको लिखने की कोई कोशिश नहीं करनी, आप सिर्फ समझे सुने। बोलने का काम अभी तो सिर्फ मेरा ही है। ऑल लिस्टेड कंपनीज इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेटवर्थ, यानी लिस्टेड जितनी भी कंपनी है उन सब के ऊपर इंड एस लगेंगे, चाहे उस कंपनी का जीरो नेटवर्थ हो या उसका नेगेटिव नेटवर्थ हो, बराबर। तो कहने का मतलब ये कि आज के समय में जितने भी लिस्टेड कॉर्पोरेट्स हैं, सारे लिस्टेड कॉर्पोरेट्स के ऊपर नए वर्जन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी है। आपको ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अच्छा, तो 17-18 में एक बात और कही गई, ये तो सिर्फ एक बात है, दूसरी बात और कही गई, वो ये कही गई कि व्हाट अबाउट अनलिस्टेड कंपनी। तो कहा कि अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है तो उसका यदि नेटवर्थ 250 करोड़ और उससे ज्यादा है तो उसको भी कंपल्सरी इंड एस लगाने पड़ेंगे। समझ में आएगी बात? नहीं आई आपको? ये है रोड मैप। क्या चीज है ये? रोड मैप ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंड एस। तो यहां पर आपको समझ में आया होगा कि भाई ये जो रोड मैप है, ये रोड मैप किस किस कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है, और ये रोड मैप ने अपने आप ही एक बात का आंसर दे दिया कि किन किन कंपनीज के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी होगी। पुराने वाले, नए वाले नहीं। इंड एस की एप्लीकेबिलिटी तो आपने समझ ली, तो बताइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके ऊपर लगेंगे? रेजिडुअरी, जो बच गया। क्या बच गया? ऐसा कोई भी कंपनी जो लिस्टेड नहीं हो, पहली बात तो, क्योंकि लिस्टेड है तो लग ही जाएगा इंड एस। जो क्या होना चाहिए? अनलिस्टेड होना चाहिए, और अनलिस्टेड भी होकर उस कंपनी का नेटवर्थ जो है वो क्या होना चाहिए? 250 करोड़ से कम। तभी उस कंपनी के ऊपर क्या लगेंगे? पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या लगेंगे? पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और यही पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग आईपीसीसी में पढ़ के आए थे। इसका मतलब आपको अपनी प्रैक्टिस में या अपने जॉब में ऐसे क्लाइंट भी मिल सकते हैं जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से क्या है? कम। तो आपको उस कंपनी के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको बड़े क्लाइंट्स मिलते हैं तो उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस देखना पड़ेगा। तो अभी मोर और लेस हमारा इंडिया का इकोनॉमी जो है वो इंड एस ड्रिवन है, नए स्टैंडर्ड्स पर हमारा फोकस है, और इंस्टीट्यूट अब क्या कर रही है? पुराने अकाउंटिंग